फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश का आज अगला पार्ट। पिछले पार्ट में हमने 55 प्रश्नों को भली भांति कर लिया था। आज 56वें प्रश्न से शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, इन पर बढ़िया पालिश थी। ऑप्शन बी दिया गया, ये अखंड है। ऑप्शन सी दिया गया, स्तंभों की रीफ्ट चुंडाकार है। या फिर ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यही गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कि अशोक ने की थी। ऑप्शन बी दिया गया कि बिंदुसार द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी दिया गया कि चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। या फिर ऑप्शन डी दिया गया दशरथ द्वारा की गई थी। तो श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रांत दिए गए हैं तथा सूची 2 में राजधानियां दी गई हैं। तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। तो पहले का 1 हो जाएगा। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? तो दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? तो अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। तथा प्राची या पूर्वी प्रदेश जिसे कहा जाता है, इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, एम डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी या फिर ऑप्शन डी वृहत कथा मंजरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र में ही शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? ऑप्शन ए नागा अर्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ऑप्शन बी निग्रोध से दीक्षा ली थी। ऑप्शन सी उपगुप्त से दीक्षा ली थी। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त से ही शिक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन बी स्ट्रैबो ने कहा था। ऑप्शन सी प्लूटार्क ने कहा था। या फिर ऑप्शन डी एरियन ने कहा था। तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? जो मौर्य काल में एग्रोनोमाई पद था वह किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए भवन निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन सी कृषि विभाग के अधिकारी को कहा जाता था। या फिर ऑप्शन डी माप तौल के अधिकारी को कहा जाता था। तो जो एग्रोनोमाई था वह सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मौर्य काल में गुप्तचरों क्या कहा जाता था? जो मौर्य काल में गुप्तचर होते थे उनको उनकी संज्ञा किससे की गई थी? ऑप्शन ए उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन बी उन्हें गुप्तचर कहा जाता था। ऑप्शन सी उन्हें संस्था एवं संचार कहा जाता था। या फिर ऑप्शन डी उन्हें खोजी कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? ऑप्शन ए महाबली ने, ऑप्शन बी वीर सिंघे ने, ऑप्शन सी तिस्य ने, या फिर ऑप्शन डी राणा सिंधे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, तिस्य श्रीलंकाई शासक था जिसने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो जैन धर्म का वह कौन सा ग्रंथ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन सी अंग एवं ऑप्शन डी उपांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन में ही चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। तो कौन सा महीना है इसमें मौर्य अपना राजकोषीय वर्ष प्रारंभ करते थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है फाल्गुन मार्च में, ऑप्शन बी दिया गया आषाढ़ जुलाई में, ऑप्शन सी दिया गया ज्येष्ठ जून में, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है पीस माघ में जनवरी फरवरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आषाढ़ जुलाई में ही मौर्य अपने राजकोषीय वर्ष आरंभ करते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। दिया गया है चोल का, दूसरा दिया गया पल्लव का, तीसरा दिया गया पांडव का, चौथा दिया गया सतीपुत्र का, पांचवा दिया गया केरल पुत्र का, छठवां दिया गया विष्णुकुंड का। तो जो दक्षिण भारत की जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है वो चोल साम्राज्य का मिलता है, पांडे का मिलता है, सतीपुत्र का मिलता है तथा केरल का मिलता है। तो 1 3 4 5 1 3 4 5 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। अशोक के बारे में जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत पूछा गया है कि कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आहत मुद्रा, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी यूनानी लेख, या फिर ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वह शिलालेखों से मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। तो दक्षिण भारत में कौन सी लिपि परिवर्तित हुई थी अशोक के काल में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी अरमाइक लिपि, ऑप्शन सी खरोष्टी लिपि, या फिर ऑप्शन डी यूनानी लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। तो निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया। जो अशोक के अभिलेख भारत के बाहर पाए गए थे तो वो कहाँ पाए गए थे पूछा गया है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में पाए गए थे, ऑप्शन बी चीन में पाए गए थे, ऑप्शन सी बर्मा में पाए गए थे, या फिर ऑप्शन डी नेपाल में पाए गए थे। तो जो अशोक का अभिलेख था भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान में पाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अत्यंत पालिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाष्ठ के एकाध टुकड़ों में तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया जाता है। तो अत्यंत पालिश किए गए शिलालेख थे अशोक के, वह किस खदानों से निकाला गया था यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मिर्जापुर के समीप चुनार से, ऑप्शन बी दिया कौरिवा नंदनगढ़ से, ऑप्शन सी वाराणसी के समीप सारनाथ से, या फिर ऑप्शन डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मिर्जापुर के समीप चुनार से ही अत्यंत पालिश किए गए अशोक स्तंभ पाए गए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है। तो किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। ऑप्शन ए कौटिल्य ने, ऑप्शन बी तिनी ने, ऑप्शन सी प्लूटार्क ने, या फिर ऑप्शन डी मेगास्थनीज ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने ही कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो किसने आग्रह किया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त ने किया था, ऑप्शन बी बिंदुसार ने किया था, ऑप्शन सी अशोक ने किया था, या फिर ऑप्शन डी कुणाल ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार ने ही सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने के लिए आग्रह किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अशोक ने कलिंग पर जो चढ़ाई की थी उसका महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए महावंश से, ऑप्शन बी दिव्यावदान से, ऑप्शन सी 13वें वृहत शिलालेख से, या फिर ऑप्शन डी 7वें स्तंभलेख से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वें वृहत शिलालेख से ही कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी प्राप्त होती है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन ए उज्जैन का गवर्नर था, ऑप्शन बी तक्षशिला का गवर्नर था, ऑप्शन सी सुवर्णगिरी का गवर्नर था, या फिर ऑप्शन डी तोसली का गवर्नर था। तो बिंदुसार की जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो कौन सा इस शिलालेख था जिसमें अशोक ने कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया पृथक कलिंग शिलालेख में, ऑप्शन बी दिया गया है कि दूसरे बृहत शिलालेख में, ऑप्शन सी दिया है कि पांचवें बृहत शिलालेख में, या फिर ऑप्शन डी बराबर की गुहा लेख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख है, उसी में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? ऑप्शन ए गिरनार शिलालेख, ऑप्शन बी मानसेहरा शिलालेख, ऑप्शन सी पांचवा बृहत शिलालेख, या फिर ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। तो कलिंग का पृथक शिलालेख जो था वह उसमें की गई घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, या मैं अपने अंतशाला में मैं रहूं, या मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया दूसरे शिलालेख में, ऑप्शन बी दिया गया चौथे शिलालेख में, ऑप्शन सी दिया गया पांचवें शिलालेख में, या फिर ऑप्शन डी दिया गया छठवें शिलालेख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छठवें शिलालेख में ही अशोक ने यह घोषणा की थी कि मैं किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या मैं रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतशाला में रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी छठा शिलालेख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो जो मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे उनमें से अवरोही क्रम में पूछा गया है मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का क्रम। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया प्रादेशिक, राजुक, युक्तक, ऑप्शन बी दिया गया राजुक, युक्तक या प्रादेशिक, ऑप्शन सी दिया गया प्रादेशिक, युक्तक या राजुक, ऑप्शन डी दिया गया युक्तक, प्रादेशिक या राजुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि विष्टि है, विष्टि क्या है? मौर्य काल में विष्टि किसे कहते थे? ऑप्शन ए एक वैवाहिक अनुष्ठान था, ऑप्शन बी बेगारी था, ऑप्शन सी प्रांत था, या फिर ऑप्शन डी जिला था। तो जो विष्टि है वो बेगारी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो मौर्य काल में जो सीता शब्द था इससे तात्पर्य किस चीज़ का यह पूछा गया है? ऑप्शन ए दिया गया एक देवी से, ऑप्शन बी दिया गया एक धार्मिक संप्रदाय से, ऑप्शन सी दिया गया राजकीय भूमि से प्राप्त आय से, या फिर ऑप्शन डी दिया गया ऊसर भूमि से। तो जो मौर्य काल में सीता था उसे राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया स्तंभ, ऑप्शन बी दिया गया स्तूप, ऑप्शन सी दिया गया गुफा निर्माण, या फिर ऑप्शन डी चैत्य। तो जो सबसे अच्छा नमूना है वह स्तंभ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए महास्थान बांग्लादेश या सहोगौरा, ऑप्शन बी सहोगौरा का मास्की अभिलेख, या फिर ऑप्शन जी महास्थान कालसी, या ऑप्शन डी बाबरू सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महास्थान बांग्लादेश से ही जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा था उसका नाम पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया महेंद्र, ऑप्शन बी दिया गया संघमित्रा, ऑप्शन सी दिया गया ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी महारचित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में पाया गया था, मनसेहरा अभिलेख है जो पाकिस्तान में पाया गया था, एवं शहबाजगढ़ी अभिलेख ये भी पाकिस्तान में ही पाया गया था, ये खरोष्टी लिपि में थे। से प्राप्त बृहत अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? देखिए लिपि ही पूछ लिया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि। जो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में अभिलेख प्राप्त हुए थे वो खरोष्टी लिपि में थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई मतलब ग्रीक और अरमाइक भाषा में अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो वह कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए सरेकुना कंधार, ऑप्शन बी मानसेहरा, ऑप्शन सी कालची या फिर ऑप्शन डी कलिंग। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सरेकुना कंधार से ही अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी वो उसमें कितने अधिकरण थे, यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कि 11 थे, ऑप्शन बी 12 अधिकरण थे, ऑप्शन सी 14 अधिकरणों में विभाजित था, या फिर ऑप्शन डी 15 अधिकरणों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र थे वह 15 अधिकरणों में विभाजित था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। जो अर्थशास्त्र में सप्तांगों का वर्णन किया गया है उनमें क्या क्या शामिल थे? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, ऑप्शन बी संगीत, नृत्य, राग एवं मल्ल युद्ध, ऑप्शन सी मंत्री, सैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबंध कर्मचारी, या फिर ऑप्शन डी राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र में जो उल्लिखित सप्तांग थे उसमें राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष शामिल थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? जो अशोक का समकालीन शासक तुर्मय था वह कहाँ का शासक था, पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मिस्र का शासक था, ऑप्शन बी कोरिया का शासक था, ऑप्शन सी मैसेडोनिया का शासक था, या फिर ऑप्शन डी सीरिया का शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक का समकालीन शासक तुर्मय मिस्र का शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, या फिर ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के ही शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, चलिए इसे भी कर लेते हैं। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो वह कौन सा अभिलेख था जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गुर्जरा अभिलेख में, ऑप्शन बी अरोरा अभिलेख में, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी अभिलेख में, या फिर ऑप्शन डी सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जरा अभिलेख में ही अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है। चलिए ये इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन था। ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।